नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश नए सपने की ओर है। उत्तर प्रदेश एक नए विकास की ओर है। उत्तर प्रदेश एक नए समृद्धि की ओर है और इसका रोड मैप खींच रखा है योगी सरकार ने। योगी सरकार इस बात से काफ़ी उत्साहित है कि पिछले कार्यकाल में जो खामियां रह गई थी इसमें उन्हें पूरा किया जा रहा है, बल्कि बड़ी ऊर्जा के साथ काम हो रहा है। अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन करने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं और उसी की कड़ी में कल तीसरा ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने जा रही है, जिसमें 1406 प्रोजेक्ट्स हैं। इनमें से 541 प्रोजेक्ट्स दूसरे प्रांतों के हैं। 108 उद्यमी भाग ले रहे हैं और लक्ष्य है 80,000 करोड़ का। एक नया उत्साह है, एक नई ऊर्जा है और इसको संबल प्रदान करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। क्या ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 3 से विकास की एक नई राह खुलेगी? क्या वास्तव में यहाँ पर मतलब उत्तर प्रदेश में रोजगार के अवसर पनपेंगे? क्या औद्योगिक जगत का एक माहौल बन गया है और अब निवेशक भी काफ़ी उत्सुक हैं, तत्पर हैं उत्तर प्रदेश में आने, या फिर कुछ बाधाएं भी हैं? और इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। हम आपको परिचय करा दें। हमारे साथ हैं सुशील शर्मा। आप मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ट्रेड और इंडस्ट्रीज़ कमेटी के चेयरमैन हैं, बहुत अच्छा अनुभव रखते हैं। आज एक व्यस्तता के बावजूद आप मेरे यहाँ पधारे हैं, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दूसरे हमारे मेहमान हैं मनोज बंका जी। सर्वविदित नाम है, जाना पहचाना चेहरा है और प्रोविंशियल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के चेयरमैन हैं और जहाँ पर भी उद्योग जगत की बात आती है दमदारी के साथ अपनी हिस्सेदारी निभाते हैं। और तीसरे हमारे मेहमान हैं महेश मेघानी जी। हालांकि एक लंबे समय तक व्यापार की राजनीति करते रहे, लेकिन उद्योग जगत में भी अच्छी दस्तक रखते हैं। मैं ऐसे इन दोनों मेहमानों का भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले सुशील शर्मा जी, आप तो काफ़ी उल्लसित हैं, प्रफुल्लित हैं, क्योंकि आपके यहाँ राष्ट्रपति जी भी आ रहे हैं। लेकिन मैं अगर आपसे केवल ये जानना चाहूँगा कि ये जो ग्राउंड जो ब्रेकिंग सेरेमनी 3 हो रही है, इसके बारे में आप लोगों में कितना उत्साह है? देखिए, जो कल लखनऊ में 3 जून को तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने जा रही है जी, और निश्चित तौर पे सरकार की मंशा साफ है कि उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री लगे, औद्योगिक क्रांति आए, आर्थिक प्रगति हो और रोजगार का सृजन हो। निश्चित तौर पे सरकार का सराहनीय प्रयास है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस तरीके के प्रयासों से उद्योगों में निश्चित तौर पे उत्साह आएगा और रोजगार सृजन भी होगा, आर्थिक प्रगति भी प्रदेश की होगी, जो कई वर्षों में कहीं ना कहीं खो गई थी। और जहाँ तक इससे एक जुड़ा हुआ है डिफेंस कॉरिडोर, इसमें निवेश आता है तो क्योंकि आने वाला डिफेंस कॉरिडोर जो है दक्षिण भारत के अलावा कानपुर झांसी बेल्ट में प्रस्तावित है। ये टेरिटरी वेल डिफाइंड है, टेरिटरी सिलेक्शन अच्छा है, चूँकि यहाँ पहले से भी रक्षा उत्पाद बनाने वाली फैक्ट्रीज हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वगैरह, फील्ड गन्स ऐसे है। तो अगर इसमें बड़ी इंडस्ट्री जैसे एंकर इंडस्ट्री जिसको हम लोग बोलते हैं, अगर उत्तर प्रदेश में आके इस बेल्ट में निवेश करती हैं तो ना केवल ये औद्योगिक एक संजीवनी साबित होगा और छोटी इकाइयाँ जो विशेषकर एमएसएमई हैं वो भी लाभान्वित होंगी और हम बड़ी उम्मीदों के साथ इस आयोजन को देख रहे हैं। ठीक बा। लेकिन आपने एक शब्द कहा कि मनसा है, तो ये क्या इस मनसा पर भी कोई ना कोई सवालिया निशान भी खड़े हो रहे हैं?
मंशा का मेरा मतलब है सरकार अगर कि प्रयास जो भी हो रहा है गंभीरता से होने चाहिए, उसको धरातल पे उतरनी एक समयबद्ध योजना होनी चाहिए कि कब तक हम ये एस्टेब्लिश कर लेंगे। क्योंकि एंकर इंडस्ट्री पहले उन कारणों को सोचना पड़ेगा कि बड़ी एंकर यूनिट्स जो हैं गुजरात में है या महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं आती, उन कारणों का निदान करना पड़ेगा, उनकी शंकाओं का समाधान करना पड़ेगा और तब वो इंडस्ट्रियाँ हैं उनको एक सुरक्षा का वातावरण, यहाँ पे जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं, जो लाल फीताशाही अफसरशाही, ये समाप्त हो और उनको एक माहौल मिले कि मतलब भयमुक्त माहौल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मिले, जिससे वो इंडस्ट्रियाँ आए। इसके लिए तो सरकार को प्रयास करना पड़ेगा। उनकी मंशा साफ है, लेकिन मंशा को लाने के लिए सरकार को और प्रयास की जरूरत है। प्रयास की जरूरत है। मनोज जी, आपने सुना, बहुत अच्छे शब्दों में सुशील जी ने सरकार की मंशा भी जाहिर कर दी और तमाम सवाल खड़े करके ये भी कहा कि सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए, मैंने इन्होंने सीधे सीधे शब्दों में कहा व्यवहारिक पक्ष को इतना प्रबल कर देना चाहिए ताकि गुजरात जैसी एंकर इंडस्ट्रीज भी यहाँ पर आए। मतलब साफ साफ मालूम देता है कि अभी वो जो लक्ष्य है, वो जो ज़मीनी हकीकत है, उससे हम दूर हैं। जी बिल्कुल ठीक बात है कि सरकार की मंशा बहुत अच्छी है और मुझको लगता है कि कोई भी सरकार अगर औद्योगिक वातावरण को नहीं बना सकती है तो यूं आप समझ लीजिए, अगर अर्थव्यवस्था नहीं मजबूत कर सकती है तो विकास भी नहीं कर सकती है। अगर विकास नहीं कर सकती है तो आने वाले चुनाव में जनता जवाब भी देती है। मैं 2005 से भी देख रहा हूं कि अमर सिंह जी उत्तर प्रदेश विकास परिषद के जो है अध्यक्ष थे और तमाम इंडस्ट्री को यहाँ पर लाने का प्रयास किए कि यहाँ उत्तर प्रदेश में आए, लेकिन कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं आई। जैसे कि भी हमारे भाई ने कहा कि एक बड़ी एंकर इंडस्ट्री आई, जैसे यहाँ एलएमएल थी, एंकर इंडस्ट्री थी, तो उसके साथ तमाम एनसली डेवलप हुई। तो उसी प्रकार से 2005 से ये देख रहे हैं। लेकिन अगर हम कानपुर के परिप्रेक्ष्य में देखें, अगर मैं अभी कानपुर की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात। तो कानपुर में अगर हम ये देखें तो हमारी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ बंद हुई हैं, लगी नहीं है। ये आप पूरा उठा करके चार्ट देख लें। ये यहाँ पर एमएसएमई एक ऐसा सेक्टर रहा है जिसको हम कह सकते हैं उसी ने यहाँ की अस्मिता को जिंदा किए हुए है। अगर हम देखें यहाँ की टेक्सटाइल की इतनी बड़ी यहाँ हब हुआ करता था, सारी मिलें बंद हो गई। आज पूरा टेक्सटाइल का कप, ये जो हमारा धागा है, प्रदेश के बाहर से यहाँ हमारे प्रदेश में आ रहा है। तो हम ये नहीं समझ पाए कि इन और चीजों पर सरकार ने इतना फोकस किया, टेक्सटाइल को पर्टिकुलर किसी बहुत बड़ी इंडस्ट्री को यहां लाने का प्रयास क्यों नहीं अभी तक किया गया कि जहां पर एक 20 करोड़ की आबादी वाला एक हमारा राज्य है, यानी कि लगभग 1/6 आबादी वाला, जहां पर एक टेक्सटाइल का मजे की खपत हो रही है, दूसरे अन्य प्रदेशों से आके खप रहा है। तो सरकार को इस ओर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। हम इनोवेशंस पर ध्यान दें, हम क्या नाम है ध्यान दे रहे हैं, ऑर्डिनेंस पर ध्यान दे रहे हैं, साथ साथ हमको इस पर भी ध्यान देना होगा कि सरकार इस पर भी ध्यान दे कि हम और इंडस्ट्री को कैसे ले आए जो कि वास्तव में देखा जाए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। क्योंकि टेक्सटाइल एक बहुत छोटा, ये टेक्सटाइल एक ऐसा बिजनेस है जिसमें सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। तो ये सरकार को प्रयास करना है। आपने बहुत अच्छी बात कही और कानपुर का उल्लेख भी कर दिया, बहुत अच्छी बात है। क्या कारण है कि कानपुर में अभी तक, जैसा आपने कहा एमएसएमई ही बिल्कुल इसकी अस्मिता को बचाए, बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है। क्या कारण है कि बड़ी इंडस्ट्रीज कानपुर में नहीं आना चाहती हैं या कानपुर में माहौल नहीं है, जबकि अगर देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, जमीन भी खूब है, लेकिन उसके बाद भी नहीं आ पा रही हैं? अब ये तो इसमें कहीं ना कहीं इसका अर्थ तो ये भी हुआ कि सरकार की ओर से जिस चीज के लिए कानपुर के अगर हम देखें तो आज की तारीख में आज एयरपोर्ट से भी जुड़ गया है, रेलवे की बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, सभी चीजों की कनेक्टिविटी अच्छी है। शायद इसीलिए अंग्रेजों ने कानपुर को ही औद्योगिक नगर बनाया था कि कनेक्टिविटी बेहतर होने के कारण। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो निश्चित रूप से सरकार को सोचना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश में जब 23 धागे की मिलें थी, बड़ी बड़ी धागे की मिलें थी, वो सारी बंद हो गई। और यहां यानी हमने प्रयास नहीं किया कि हम इन मिलों को
कैसे उनका रिवाइवल प्लान बनाते और जो नए उद्योग हैं उनको हम कैसे यहाँ पर लेकर के आते। या तो हो सकता है कुछ स्किल डेवलपमेंट्स की कमी हो कि हम अच्छे स्किल वर्कर्स नहीं दे पाते हो, जिससे बाहर के लोग यहाँ आना कम पसंद करते हो सकता है कि हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इस शहर का ऐसा हो कि बाहर के बड़े उद्योगपति शायद इस कानपुर शहर को उतना पसंद नहीं करते हो कि जितना कि वो नोएडा, हैदराबाद, बंगलौर और दूसरी जगहों को पसंद करते हैं। ठीक बात। महेश जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई हैं। अब ये बात तो खैर सही है कि उत्तर प्रदेश में औद्योगिक माहौल तो बना है, और ख़ास तौर से अगर देखा जाए तो लॉ एंड ऑर्डर की बात देखी जाए तो अब तो उस पर ऐसा आप सवालिया निशान भी नहीं खड़ा कर सकते। फिर आप कौन सा कारण मानते हैं कि उद्योग यहाँ नहीं आ पा रहे हैं? देखिए, अभी कोरोना के समय में हमने देखा कि हमारे ही भाई, हमारे परिवारों के बीच के लोग हैदराबाद, बम्बई, पूना सब जो है वहाँ से पलायन करके लाखों लोग आए। उसके बाद वो कहते हैं, हैदराबाद में तो लड़कों ने एसोसिएशन बना के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को लिखा कि हमको जो है कानपुर लखनऊ रोड पर हमको ऐसा हब बना दें कि जो है जिससे कम से कम हम जो है अपना इस तरीके का कारोबार कर सकें, इस तरीके की इंडस्ट्री लगा सकें जिसमें कंप्यूटर्स के रिलेटेड सारी व्यवस्था कर सकें, हम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री लगा सकें। पर सरकार का कोई जवाब नहीं। और ये मीटिंगें धरातल पे, मीटिंगें तो हो जाती हैं लखनऊ में, पहले भी कई बार हुई हैं, पर धरातल पर इसका जो है अमली जामा आज तक नहीं देखने को मिला। पिछले मरते मोदी साहब आए थे, 56,000 करोड़, इतने हजार करोड़ का इन्वेस्ट हो गया, कहीं कुछ नहीं। एलन मार्क्स ऐसा आदमी जो है, नितिन गडकरी साहब उसको टेलीफोन करते हैं कि 100 कारें आप दे दीजिए इलेक्ट्रॉनिक, वो कहता है कि आपको चाइना से लेनी पड़ेगी, हम आपको नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं आना चाहते एलन मार्क्स? ये अभी जो है चाइना से सुना है बटोर रहे हैं हमारे एप्पल वाले, अब बटोर रहे हैं तो इंडिया में क्यों नहीं आना चाहते जो? तो हम क्यों नहीं बुला पा रहे हैं? तो निश्चित तौर से कि हमारा वातावरण केवल चुनावमय हो गया है, औद्योगिक मय स्वरूप जो है वो समुद्र के किनारे बसता चला जा रहा है। ठीक बात है। सुशील जी, जरा हमको ये भी आप समझाइए कि पहले भी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई है, इस बार भी हो रही है, आरोप सीधे सीधे लगते हैं, जमीन पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो पहले जो होती थी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी और इस बार जो हो रही है, इसमें आप क्या फ़र्क पा रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि ये ज़्यादा फ्रूटफुल है और पिछले में कुछ खामियां रह गई थी जिससे कारण नहीं हो पाया था? देखिए, कोई नई चीज़ जब चालू होती है जी, तो वो थोड़ा तो वक्त लेती है। ठीक। कुछ देखिए, पिछले सालों में ये कमियां रही। अब सरकार जो पिछले 70 सालों में कई चीज़ें सोची नहीं गई, अब कम से कम सोची जा रही हैं। उसका कारण रहा है राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, राजनीतिक अस्थिरता रही। अब पिछले 5 सालों से एक लगता है कि स्टेबल गवर्नमेंट है, तो इस दिशा में सोच रही है। और लेकिन इसमें इनको तेजी से काम करने की, ये बात तो एक चुभने वाला प्रश्न है, कठिन प्रश्न है। जैसे हमारे भाई ने भी कहा कि पहले कानपुर, आज नहीं, आज से आज़ादी के पहले मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहलाता था। क्या कारण है? यहाँ पे इतने बड़े बड़े उद्योग थे, बंद हो गए। और इनका कहना सही है कि कानपुर की जो ताकत है, एमएसएमई है, रीढ़ की हड्डी है, जो कानपुर को जिंदा की है। और इंडस्ट्री के लिए चयन जो लगाने के लिए जगह का चयन बहुत जरूरी है। और मेरा मानना है कि उत्तर प्रदेश में अगर उद्योग लग सकता है तो कानपुर क्षेत्र में ही लग सकता है, क्योंकि उद्योग की जड़ें अभी भी गहरी हैं कानपुर के अंदर। हमारे यहाँ स्किल है, टैलेंट की कमी नहीं है और लोगों में इच्छा शक्ति है। अगर सरकार सपोर्ट करेगी और बड़ी इंडस्ट्री को लाने का प्रयास करे, क्योंकि इसमें भारी निवेश है, भारी निवेश छोटी एमएसएमई इकाई तो इतना निवेश कर नहीं सकती है, हाईली टेक्निकल स्किल की जरूरत है। तो जब उसको सरकार को गंभीरता से इस बारे में सोचना पड़ेगा, जो हम बातें कह रहे हैं अगर सरकार तक पहुंच रही हैं, तो इस विचार और इसकी एक समय सीमा निर्धारित करें। क्यों नहीं आ रहे हैं? वातावरण तो भयमुक्त, तो एक तो फिर सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी नहीं है यहाँ पे। एक उत्तर प्रदेश की जो छवि रही है कि डर के मारे लोग नहीं आते हैं यहाँ पे। अब तो कह रहे हैं डर खत्म हो गया है।
अब तो लोग कह रहे हैं अब क्या दिक्कत है, अब नहीं तो नहीं, इंडस्ट्री अभी भी हम लोग जाते हैं, देखिए साउथ दक्षिण हाँ। भारत में कैसे, बेंगलोर में कैसे जा रही हैं, दक्षिण में पूना देखिए क्या कहाँ से कहाँ पहुंच गया, गुजरात कहाँ से कहाँ पहुंच गया। जो टेक्सटाइल बेस था कानपुर का मेन, वो देखिए सारा का सारा गुजरात शिफ्ट हो गया। वहाँ कैसे तरक्की कर रहा है। लोग के ये विश्वास जगाने की बात है, विश्वास तो सरकार को ही जगाना पड़ेगा ना, इसमें सरकार को प्रयास करने पड़ेंगे इसमें। मनोज जी, क्या लगता है कि सरकार जो है निवेशकों में अपना विश्वास नहीं पैदा कर पाए कि नहीं साहब यहाँ पर लाइन ऑर्डर की व्यवस्था बहुत अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, हम आपको सारी सुविधाएं देंगे, आप आइए, क्या ये विश्वास नहीं पैदा कर पाई, या अभी भी जो निवेशक है वो हिचक रहा है उत्तर प्रदेश से? निश्चित रूप से देखिए, वाह, अगर आप निवेशक की अगर बात करें जी, मैं तो उसको- मैंने एक पहले ही कहा कि वो हर जब अपना निवेश करता है जी। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि अगर उसका कोई सीनियर लेवल का मैनेजर भी होगा, अगर वहां पे अगर वो यहाँ पर रह रहा है कानपुर में, तो वो चाहेगा वो सारी विश्व स्तरीय सुविधाएं उसको प्राप्त हो कि हम अपने बच्चों की अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सकें, अच्छे से अच्छे उसको क्या नाम है, अगर कोई खेल के रूप में भी अगर उसको करना प्रशिक्षित करना चाहता है तो वो बेहतर करें। अब देखिए ये सारा अगर हम सारे इन सब की बात करें, उत्तर प्रदेश का ये एक पार्ट है ग्रेटर नोएडा, तो वो सारा निवेश अगर उत्तर प्रदेश में हम बात करेंगे तो नोएडा में हो जाता है। और जब हम इधर की ओर बढ़ने लगते हैं, पश्चिम से मध्यांचल की और पूर्वांचल की ओर बढ़ते हैं, त्यों त्यों आदमी जो है अपने आप को हाथ सिकोड़ता चला जाता है। तो इसका मतलब तो यही मुझे नजर आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ी बेसिक नीड्स है जो अपने बहुत बड़े निवेशक अपने इंप्लाइज को देना चाहते हैं, और वो शायद यहां पर हम लोग दे नहीं पाते हैं। इस वजह से भी एक बहुत बड़ा कारण हमारे तो ये समझ में आता है कि वो यहां कतराते हैं अपना निवेश करने से। लेकिन अब जो सरकार की नीति है उसके अनुसार पूर्वांचल, मध्यांचल और बुंदेलखंड, बस इन्हीं में निवेशक आए, सरकार की तो केवल यही नीति है। तो क्या कारण है कि जो ये प्रायोरिटीज है, ये प्रायोरिटीज जो है वो लगातार सरकार को निवेशकों से दूर कर रही है? देखिए, मैं तो ये सोचता हूं, आज मैं किसी समाचार पत्र में पढ़ रहा था जी। कि 32,800 कुछ एमएसएमई की इकाइयां कानपुर में रजिस्टर्ड हैं। जी, यानी अगर प्रोत्साहन की बात करें, और तो अगर एक एक उद्यमी, केवल एक एक उद्यमी अगर 1-1 करोड़ रुपया भी अगर लगा करके कानपुर में इन्वेस्टमेंट कर दे, तो यानी 32,000 करोड़ रुपए का अकेले कानपुर का इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है। यानी उसको प्रोत्साहन चाहिए, उसको बहुत कुछ नहीं चाहिए। जैसा कि हमारे भाई ने भी कहा कि जो हमारी तमाम क्या नाम है बैरियर्स आ जाते हैं, चाहे विभागीय हो चाहे दूसरी तरीकों के बैरियर्स हैं, उन बैरियर्स को दूर करना पड़ेगा। जो नए एंटरप्रेन्योर जिनको हम बनाना चाहते हैं, वो अगर विभाग में जाते हैं, वो छोटा ही हो सकता है, हमारा 50 लाख 70 लाख का ही इन्वेस्टर क्यों ना हो, वो जब विभाग में जाता है तो दौड़ता रहता है। और भले सब चीज ऑनलाइन हो गई हो, लेकिन जब उसको, अगर मैं एक निवेश मित्र की बात करूं कि निवेश मित्र को यही पोर्टल को खोल करके वो सारी चीज को रजिस्टर करना चाहे, तो वो उसके लिए इतना आसान नहीं है कि वो आसानी से उस पोर्टल पर जाकर के अपनी सारी चीजों को लॉगिन कर सके। यही एक अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इसके बारे में हमारी संस्था ने भी कई बार उठाया कि और बताया कि ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जो नया बच्चा है या नया कोई इन्वेस्टर है, वो हतोत्साहित हो जाता है। तो कहीं ना कहीं जब नए हमारे, देखिए पहले, सबसे पहले तो हम अपना प्रदेश जल्दी छोड़ के जाना नहीं चाहेंगे, हम अपने यहाँ ही अपना उद्योग लगाना चाहेंगे। लेकिन जब हमारी इन समस्याओं को कहीं ना कहीं बाहर भी तो पहुंच रही होगी कि भैया उत्तर प्रदेश में इतनी समस्या, भैया उत्तर प्रदेश में इतनी समस्या, तो बाहर का आदमी निश्चित रूप से थोड़ा कतराएगा ही। तो सरकार को इस ओर तो ध्यान देना पड़ेगा कि पहले जो यहाँ के निवेशक हैं उनको ही कोई समस्या ना हो, क्योंकि ये माउथ पब्लिसिटी भी बहुत खराब होती है। ठीक बात। मैं जी, जैसे कि अभी बंका जी कह रहे थे और सुशील जी भी कह रहे थे कि कुल मिलाकर के वो माहौल देने की बात है, माहौल हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। तो अगर हम एक बात ये भी मान लेते हैं कि माहौल नहीं दे पा रहे हैं, तो ये जो कल आ रहे हैं 108 उद्योगपति और 1406 प्रोजेक्ट्स को लेकर के आ रहे हैं, ये या इसके पहले लाखों के प्रोजेक्ट लेकर के आए ग्राउंड सरवनी 2 में और 1 में, मेरा सवाल ये, फिर ये उद्यमी कौन हैं, इनकी कौन सी आइडेंटिटी, इनको क्यों विश्वास हो रहा है और आम निवेशक को क्यों नहीं विश्वास हो रहा? देखिए, मैं तो ये सोचता हूं, आज मैं किसी समाचार पत्र में पढ़ रहा था कि जो हमारी तमाम क्या नाम है बैरियर्स आ जाते हैं, चाहे विभागीय हो चाहे दूसरी तरीकों के बैरियर्स हैं, उन बैरियर्स को दूर करना पड़ेगा। जो नए एंटरप्रेन्योर जिनको हम बनाना चाहते हैं, वो सारे चीज को रजिस्टर करना चाहे, तो वो उसके लिए इतना आसान नहीं है कि वो आसानी से उस पोर्टल पर जाकर के अपनी सारी चीजों को लॉगिन कर सके। यही एक अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।
एक्चुअल वास्तविक रूप से जो 108 लोग आ रहे हैं जी, वो मुझे तो ऐसा लगता है कि जबरदस्ती बुलाए गए या किसी तरीके पुरस्कार करके बुलाए गए हैं। और ये 108 जो है पहले भी बुलाए गए थे और उसके बाद रिजल्ट जो है 0 निकला। कहने का तात्पर्य कानपुर जो है या बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो है ही नहीं जो। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट न होने, अब कानपुर की फ्लाइट हैदराबाद की बंद हो गई, तमाम फ्लाइटें बंद हो गई और कोई फ्लाइट निश्चित नहीं है। और दुर्भाग्य ये है कि लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, हमको कोई मिलता नहीं है। उधर आगरा को भी यही दिक्कत है कि साहब दिल्ली पास में है तो उसको कुछ नहीं मिलता है एयरपोर्ट दूर होने पास होने के कारण। जब तक यहाँ पे एयरपोर्ट की सुविधा नहीं होगी तब तक बाहर का निवेशक यहाँ आने में कतराएगा जाए। और निश्चित तौर से हमारे यहाँ कोई निवेशक आता है या कोई इंडस्ट्री वाला आता है तो उसको क्लाइंट की निगाह से देखा जाता है, उसको इस तरीके से नहीं देखा जाता कि हमारे देश के लिए विकास की भावना से आया है। इस वजह से वो जो है निराश हो जाता है। सुशील जी, आप लोग समय समय पर सरकार को पत्र भी लिखते हैं कि इंडस्ट्री में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इनको दूर किया जाए, निवेशक आएंगे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो आप लिखते हैं पत्र, केंद्र सरकार को भी लिखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को लिखते हैं, उसका क्या रिस्पांस आता है? और दूसरी जो सबसे बड़ी बात हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस समय सबसे बड़ा चैलेंज उद्योग के सामने क्या है? देखिए, जहाँ तक आपने कहा समस्याएं सरकार को भेजने वाली, हम अपने फोरम मर्चेंट चेंबर के माध्यम से समय समय पे केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, विभाग डिपार्टमेंट वाइज, सेक्टर वाइज सारी समस्याएं हम लोग भेजते रहते हैं। अभी पिछले 1-2 साल पहले जब कलराज मिश्रा साहब MSME मिनिस्टर हुआ करते थे, उनको हमने अपने यहाँ इनवाइट किया, उनको एक मेमोरेंडम बना के दिया कि हम लोगों ने विभाग, किस किस विभाग में क्या क्या परेशानी है, उसके निदान, संभावित निदान भी लिख के दिए कि क्या होना चाहिए जिससे इंडस्ट्री को फायदा हो। वो भेजा। भाई ऐसा नहीं कि सब नहीं सुनते, लेकिन प्रक्रिया इतनी धीमी है, जो सबसे हल्की कोई बात होगी उस पर कह देंगे इसमें कार्रवाई की जा रही है, लेकिन वो धरातल पे आती दिखती नहीं कभी। अभी पिछले ही सत्र में श्री अरविंद कुमार शर्मा जी हमारे यहाँ आए थे, तो अभी वो मिनिस्टर भी हो गए हैं, तो उन्होंने आए थे, बोले कि आप लिख के भेजिए, मैं वचन देता हूँ कि आपकी समस्याओं का त्वरित निदान किया जाएगा। हम लोगों ने लगभग 15 दिन बैठ करके सबने विचार विमर्श करके उनका डिपार्टमेंट का नाम लिखिए, किस सरकार, राज्य सरकार में आता है, केंद्र सरकार में आता है, सारी हम लोगों ने समस्याएं संकलन करके उनको भेजी। कुछ विभागों से जवाब भी आया। कुछ विभाग, जैसे कि हम लोगों ने एक डिमांड करी थी कि जो डिफेंस सेक्टर में हम लोग या गवर्नमेंट सेक्टर में जो सप्लाई करते हैं, MSME भी करते हैं, उसमें बैंक गारंटी का एक प्रोविजन है। जैसे ही ऑर्डर मिलता है बैंक गारंटी देनी पड़ती है 10%, जो कि कभी कभी क्या होता है कि आपने क्षमता होते हुए भी आपके पास 10 ऑर्डर हो गए, एक में 10 लाख की बैंक गारंटी देनी है, तो क्षमता होते हुए वर्किंग कैपिटल ना होने की वजह से वो कर नहीं पाता है। तो उसका उन्होंने एक निदान निकाला कि वो 3% कर दी। और हमने कहा कि भैया ये 3% भी नहीं, हमें करना ही नहीं है, और फिर वो वापस लेने में बड़ी परेशानियां होती हैं। दूसरी, जब हमने सप्लाई कर दिया, जो हमसे कहते हैं कि अगर आपने एक पीरियड दिया कि इस पीरियड के अंदर मटेरियल की डिलीवरी हो जानी चाहिए, उसके बाद अगर डिलीवरी नहीं हो तो लेट डिलीवरी चार्जेस काटना चालू कर देते हैं। अब हमको 7-7 महीने 8-8 महीने पेमेंट नहीं करते हैं, उस पर इंटरेस्ट का कोई प्रोविजन नहीं है। और इससे क्या होता है, छोटा उद्यमी हताश होता है। और ये हमारी अगर बातें सुनी जाएंगी और तेजी से सुनी जाएंगी, इसमें निदान होगा। भाई डिपार्टमेंट वाइज हम लोगों ने लेबर लॉ के बारे में भी उनको कहा, भाई ये जैसे इन्होंने बताया निवेश मित्र पोर्टल के बारे में भी कहा, आपके फेवर में होते चले जा रहे हैं। लेबर लॉ कहाँ साफ, हम तो लिख के भेज रहे हैं। जब आज से 5 साल पहले से MSME इकाई में 50 से कम के जो अगर लेबर हों उनमें लेबर लॉ लगने, अभी क्या है जिसके 10 हैं उसको ESI में भी आएगा, PF में भी आएगा, सारे लॉस के ऊपर लग जाते हैं। एक छोटा उद्यमी कितने काम करेगा? इस वजह से तरक्की, और हम कहते हैं अगर ये करेंगे तो निश्चित तौर पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ये सरकार समझने की कोशिश नहीं करती। ठीक बात है। मनोज जी, जरा हमको ये समझाइए कि ये लगातार कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो माहौल है औद्योगिक और व्यापारी, वो बहुत फल फूलने लगा है। अब कोरोना में जरूर झटका लगा था, GST आने से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ गई, इसके पहले जो नोटबंदी हुई उससे थोड़ा सा हुआ, लेकिन अब बिल्कुल
चकाचक काम हो रहा है और औद्योगिक जगत और व्यापारिक जगत दोनों फल फूल रहे हैं। क्या कहेंगे इस बारे में आपको? और देखिए, कभी कभी एक वर्ग ये भी है जो ये कह देता है अरे साहब व्यापार चौपट हो गया। देखिए, अगर आप वास्तविक बात करेंगे जी तो वर्तमान समय में एमएसएमई जी अगर अपने को बचा ले तो ये बहुत बड़ी बात होगी। ये अतिशयोक्ति न समझिएगा। जो लोहे का दाम 50 और 52 रुपए होता था 80 रुपए पहुंच गया। जो हमारा कोयला 10-10.5 रुपए किलो होता था वो 18 रुपए किलो पहुंच गया। जो हमारा एल्युमिनियम था वो 2 गुने से ऊपर प्राइस में है। जो हमारा धागा 200 रुपए किलो होता था वो 400 रुपए किलो है वर्तमान समय में, मात्र 8 महीने में। यानी कि ये दाम इतना तेजी से बढ़े रॉ मटेरियल के कि इंडस्ट्री वाला जब तक अपने किसी तरीके से कुछ मार्केट में रेट बढ़ाने की कोशिश करता तो रेट तो बढ़ना बहुत दूर की बात है, पुराने रेट में ही अगर अपने माल को बेच ले तो वो बहुत बड़ी उसकी जीत होगी। तो परिणाम ये हो रहा है, जो सरकार ये कहती कि हमारा तो जीएसटी बढ़ रहा है, जीएसटी इस वजह से नहीं बढ़ रहा है, जीएसटी मूल्य वृद्धि की वजह से बढ़ रही है, न कि प्रोडक्टिविटी की वजह से बढ़ रही है। अगर हम प्रोडक्टिविटी के परिप्रेक्ष्य में अगर हम आते हैं, अगर आप समझिए कि अगर मैं 400 दर्जन अगर बनियान बनाता था तो मैं आज 200 दर्जन बना रहा हूं और 200 दर्जन की कीमत उसी 400 दर्जन के बराबर है। और हमारा जो आमदनी थी वो घटती चली गई है। और हालात अगर डे बाय डे बहुत स्थिति ऐसी होती जा रही एमएसएमई की इन मूल्य वृद्धि को लेकर के, कई बार आपने भी हो सकता समाचार पत्रों में भी पढ़ा। दूसरी बात, जब मूल्य वृद्धि होती है तो आप क्या नहीं महसूस करते हैं कि आदमी के परचेजिंग की पावर चली जाती है? अगर आप सपोज कीजिए अपने घर में 1000 रुपए का बजट लेकर के गए थे कि हमको अंडरगारमेंट्स लेना है, आपने सोचा था कि भाई इतने इतने लेंगे 20 पीस आ जाएंगे, लेकिन जब आप मार्केट पहुंचते हैं तो कहते भाई बजट तो मेरा 1000 का था, अब 20 पीस लेना था, ये तो इसमें तो 10 ही पीस आ रहा है। तो जब आपने परचेजिंग 10 पीस की करी तो प्रोडक्शन भी तो मेरा 10 ही पीस का आएगा। तो सरकार को निश्चित रूप से सोचना पड़ेगा कि बाइंग कैपेसिटी कैसे बढ़ाई जाए, चाहे वो इनकम टैक्स की बात हो, इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो इंडिविजुअल इनकम टैक्स है उसकी दर को कम करना पड़ेगा, पेट्रोल डीजल को कम करना पड़ेगा ताकि लोगों की जेब में पैसे बचे तो वो अपना खर्च कर सके। तो इनडायरेक्ट टैक्स सरकार को मिल जाएगा, उसमें सरकार के पास राजस्व की कोई कमी नहीं आने वाली है। लेकिन जब इंप्लॉयमेंट बढ़ेगा तो परचेजिंग पावर स्वतः फिर बढ़ जाएगी और परिणाम ये होगा कि हम जो इतनी मशक्कत करते हैं, सब्सिडी दे दें, ये दे दें, वो दे दें, बैंक से लोन, आवश्यकता ही उसकी कम हो जाएगी, अपने आप इंडस्ट्री चल निकलेगी। क्योंकि अगर परचेजिंग नहीं है तो आप चाहे जितनी ताकत लगा लीजिए, हम बैंक से लोन भी ले लें तो क्या हम उधार बांटने के लिए ले लें? तो ये सरकार को सोचना होगा कि आम आदमी के, आम जनमानस की जेब में पैसा कैसे बचे ताकि वो जाकर के अपने बच्चों के लिए जाकर के कुछ परचेजिंग करे। देखिए, अगर आप खुशी का इंडेक्स देखें तो उसमें भी इंडिया का डाउन होता चला जा रहा है। तो अगर ये उसी पर निर्भर करता है कि अगर आप परचेजिंग बढ़ रही है, घर में 4 सामान आते हैं, 2 जोड़ी जूता भी आता है खरीद के, तो बच्चों के चेहरे पर खुशियां आती हैं, घर परिवार में खुशियां आती है। तो ये सरकार को इस पर चिंतन करना पड़ेगा कि कैसे लोगों की जेब में पैसे बचें। जब से जीएसटी लगी है और हमारा इंडिविजुअल टैक्स भी 33% से ऊपर चला जाता है तो परिणाम स्वरूप होता मेरी जेब में बचता नहीं है, तो निश्चित रूप से दूसरों पर यही प्रभाव आता है। महेश जी, मनोज जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से उद्योग जगत की चर्चा की और कहा कि किस तरीके से उद्योग जगत अगर इस समय अपने को बचा ही ले जाए बहुत बड़ी बात है। अगर मैं आपसे यही सवाल व्यापार जगत की करूं तो आप क्या कहेंगे? व्यापार की तो स्थिति ये है कि आप भी देख रहे हैं कि हम पी रोड में हैं, नवीन मार्केट देख रहे हैं और शहर की और बाजारें देख रहे हैं। दुकानों के शटर गिरते जा रहे हैं, नई दुकानें खुल नहीं रही हैं, उद्घाटन नए हो नहीं रहे हैं। स्थितियां ये हैं। ग्राहक कहाँ जा रहा है? फिर ग्राहक कहाँ जा रहा है? ग्राहक जो है कहाँ मार्केट में? माल में जा रहा है, माल में जा रहा है, मॉल में ऑनलाइन में जा रहा है, मॉल में नहीं, थोड़ा बहुत ऑनलाइन जा रहा है जी, ऑनलाइन चला जा रहा। मार्केट में माल परचेजर खत्म होता चला जा रहा। यूथ तो सीधा ऑनलाइन पे जा रहा और जो बुजुर्ग है वो मीडियम एज वाला वो जरूर दुकानों में जा रहा पर उसके पास परचेजिंग पावर नहीं है।
तो परचेजिंग पावर न होने पे निश्चित है व्यापारी का नुकसान। व्यापारी के जब रेट बढ़ जाता है तो व्यापारी का प्रॉफिट भी कम हो जाता है। अब जब व्यापारी का प्रॉफिट कम हो जाता है तो निश्चित है कि वो परेशान कुल होता मिला है। करके अगर हम आपसे एक लाइन में पूछें कि इस समय व्यापार की क्या स्थिति है तो आप क्या कहेंगे? व्यापार की स्थिति कमजोर है सर। कमजोर है। हाँ। और उसका कारण आप मानते हैं परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर। और परचेजिंग पावर ना होने का कारण क्या? भाई तनख्वाहें तो लोगों को मिल ही रही है, सब लोग काम भी ले रहे हैं, फिर कहाँ से परचेजिंग पावर की प्रॉब्लम आ रही है? कहाँ जो है सर, कानपुर में जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का 1 लाख एम्प्लॉय था, अब तो 20,000 रह गया, 80,000 तो गायब हो गया जो। तो ये तो सब चला ही जा रहा। कानपुर में रहा कहाँ? जितनी जूट मिले थी यहाँ, जितनी मिले थी सब खत्म हो गई। ये तो उजाड़ हो गया। हमें तो लग रहा कि आने वाले समय कानपुर इंडस्ट्री नहीं कब्रिस्तान बन जाएगा। चलिए हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की, लेकिन दावे कुछ भी किए जाए, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो बहुत दूर है। और ऐसा आज हमारे विचार विमर्श में भी सामने आया और उसमें साफ साफ बात हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर की, माहौल की, कनेक्टिविटी की। जब ये सब नहीं है तो क्यों आएगा उद्योग? और इसी पर हम आगे और चर्चा बढ़ाएंगे। और हम सबसे पहले सुशील जी से पूछेंगे। सुशील जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 2 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो गई है, उससे तो अब माहौल बन जाना चाहिए था। और हम लोग कहते हैं बड़े खुश होकर के कि भाई हमारे यहाँ ये भी उद्योग आ गया, हरदोई में पेंट का भी उद्योग आ गया, फलानी जगह डेल्टा का उद्योग आ गया, सब हम कहते और बड़े उत्साहित होना चाहिए था। और ये भी कहते कि हमारे यहाँ रोजगार भी बढ़ रहा। क्या कारण है कि उन दोनों का कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है? देखिए साहब, ये जो 2 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुई, जी पहली में तो मैं गया भी था जी। तो बड़ा उत्साह था कि भाई ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आए, उद्योगपति आए, बड़े बड़े, उन्होंने बड़ी घोषणाएं करके दे गए। अब इतने वक्त के बाद वो कहीं धरातल पे आते हुए नहीं दिख रहे हैं। 2 के बाद तीसरी भी हो रही है, जैसा महेश जी ने भी कहा कि वो घोषणाएं करके चले जाते हैं, दिखते नहीं है। तो ये सरकार क्यों नहीं सोचती कि घोषणाएं तो करा देते, घोषणा करने से तो इंडस्ट्री लगती नहीं, इंडस्ट्री को उतारने के लिए कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। प्रदेश की जो औद्योगिक नीति है, नई औद्योगिक नीति बनाई, उसके बावजूद भी क्यों नहीं आकर्षित हो रहे हैं? अगर वो नहीं आकर्षित हो रहे हैं तो उसके पहले नंबर 1 चीज उसके कारणों में जाने की जरूरत है। ये क्यों नहीं हुआ, इतने पैसे की धन की बर्बादी क्यों? और अगर नहीं हो रहा तो जो यहाँ के जो उद्योग हैं, जैसे मैं रक्षा क्षेत्र, इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ, उसमें उन MSME इकाइयों को आइडेंटिफाई करें जो काम कर रही हैं, जो डिफेंस सेक्टर को ऑलरेडी कैटर कर रही हैं, उनका समूह बना के उन्हीं को सपोर्ट दें कि आपको हम ये सब्सिडी देते हैं, आपको ये प्रिविलेज देंगे, टैक्स रिलीफ देंगे, उनको ही उत्साहित करें तो कुछ ग्रो निश्चित तौर पे ग्रो करेंगे। अगर जब तक नहीं आती, जो पहले से स्थापित इकाइयां हैं उनको प्रोत्साहित करें, जो कि बिल्कुल भय के मारे में कोविड के बाद से तो और डरे हुए हैं, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं। जैसे इन्होंने बताया कि रॉ मटेरियल, ये बात सही है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट जमीन से आसमान छू रही है, और जो सेल इनपुट कॉस्ट हर चीज में बढ़ रही है, चाहे वो टैक्सेशन का पॉइंट हो, चाहे रॉ मटेरियल की कॉस्ट हो, और जो सेल प्राइस है वो घट रही है। और हम लोग मजबूर हैं घटे हुए उस पर बेचने के, अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। इस ओर सरकार को ध्यान अगर नहीं है तो अपनी जो प्रदेश में लगी हुई इकाई हैं उनको प्रोत्साहित करें, उनको आगे बढ़ाएं, तो उससे भी माहौल बन सकता है। बहुत अच्छी बात कही आपने। लेकिन मनोज जी, एक बात और अब सामने आ रही है कि इस बार वो कह रहे हैं कि जो भूमि पूजन होगा 80,000 करोड़ का, तो जहाँ सेरेमनी हो रही वहाँ तो होगा ही, बल्कि 75 जिलों में भी इसी तरीके के भूमि पूजन होंगे। तो अब तो लगता है क्या कि आपकी जमीनी हकीकत दिखाई देगी? अगर भूमि पूजन होता है और उद्योग लोग लगाते हैं तो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती है। लेकिन अभी जैसा कि हम लोग भूमि पूजन की तो मुझे नहीं जानकारी है, मुझे जो जानकारी है वो ये जानकारी है कि इंडस्ट्री एसोसिएशंस को बुलाया गया है। जो ग्राउंड सेरेमनी होगी उनका लाइव टेलीकास्ट हम यहाँ जो उद्योग से संबंधित अधिकारी है उनके साथ बैठ करके हम लोग देखेंगे। भूमि पूजन जैसी तो अभी हमारे सामने कोई बात नहीं आई। हो सकता है कि कुछ उद्यमी ऐसे हों जो अपना उद्योग लगा रहे हों, तो कल हो सकता है वो अपनी भूमि पूजन कर रहे हों। लेकिन हम लोगों को जो आया है वो संदेश वो ये है कि हम लोग जो है उद्योग विभाग के साथ बैठ करके इस ग्राउंड सेरेमनी को उनके कार्यालय में बैठ के देखेंगे। ठीक बात है। महेश जी, जो अभी सुशील जी ने बात की उसमें बड़ी मार्के की बात है
कि इतना सब कुछ करना, अरबों का खर्च करना, सब कुछ है, बेहतर होगा कि हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए। जो आपने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात की है वो भी ज़मीन में नहीं हकीकत आ पा रही है, उसको किया जाए। जैसे कन्नौज में इत्र पार्क की लगातार मांग की जा रही है, उसको पूरा कर दिया जाए। इसी तरीके से जो दूसरी जगह पर उद्योग हैं, कहीं पर बनारस में हो, बनारस में हो सकता है कि प्रधानमंत्री का क्षेत्र है तो वहाँ तो स्थितियाँ बनी हो, लेकिन अगर मान लीजिए हम कानपुर की बात करें, फरुखाबाद बात करें, आलू के लेकर के बात करें, टमाटर के लेकर के बात करें, अगर इन लोगों को हम लोग प्रोत्साहित कर दें तो ज़्यादा लाभ होगा। क्या कहेंगे आप? एक चीज हम भूलते चले जा रहे हैं, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कानपुर का भी नाम था। हाँ, और वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कानपुर को हटा दिया जाए। अब जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जब तक नहीं बनेंगे, जहां सुविधाएं मिले, बिजली सस्ते दरों पे मिले, ईंधन मिले, सबसे मेन चीज है इंडस्ट्री के लिए ईंधन सबसे महंगा। गैस तो दुगने तिगने दाम पे हो गई इंडस्ट्रियल गैस जो है। जब स्थितियां ये हो गई तो उद्योग क्या लगाएगा जो है। जब ऊर्जा ही नहीं है, ऊर्जा ही सबसे महंगी है हमारे देश में, तो भाई ऊर्जा सबसे सस्ती देनी चाहिए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जहाँ ऊर्जा सस्ती मिले, और निश्चित है कि अगर सामान आएगा, माल बनेगा, तो अगर सस्ता बनेगा तो व्यापारी भी इंटरेस्ट लेगा। व्यापारी कानपुर से बाहर बेचने के लिए लगाएगा, बाहर से बाहर भेजेगा, विदेशों में बेचेगा, तो निश्चित है व्यापार बढ़ेगा, टैक्स भी आएगा हमारे पास। जब टैक्स आएगा तो हमारा देश, हमारा शहर विकसित होगा। आपको स्मरण होगा कि ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन की आपने बातचीत की है, ये हमारे यहाँ आर.एन. त्रिवेदी जी थे, उन्होंने इसको किया था, और इसका बाकायदे एक सर्वे भी हुआ था गंगा बैराज के पास में, जहाँ पर आज ट्रांस सिटी बना दी गई है। हाँ, और वो भी कोई ज़्यादा फलीभूत नहीं हो पा रही है। ये स्थिति है। मैं सुशील जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अब आपको क्या लगता है कि कल से भी कोई लाभ मिलने जा रहा है, या सरकार को अब इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और अपने यहाँ की इंडस्ट्रीज को ही आगे बढ़ाना चाहिए? देखिए, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अगर कोई यहाँ पे देखिए, इंडस्ट्री लगाना, भूमि पूजन की बात कहाँ से आ रही, मुझे भी ताजुब हो रहा है। हाँ, वो ये आया था कि जो वहाँ के मिनिस्टर हैं, औद्योगिक विकास मंत्री अपने नंदलाल जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 75 जिलों में भी यही सब होगा और यहाँ पर भूमि पूजन किया जाएगा। ये, लेकिन भूमि पूजन कैसे होगा, क्या होगा, ये खैर कल पता लगेगा। देखिए, लैंड प्रोक्योरमेंट की, लैंड अलॉटमेंट की एक लंबी सी उत्तर प्रदेश में जटिल प्रक्रिया है। जैसे आपने अभी चर्चा की बात लिया ट्रांस गंगा सिटी की, हम मानते हैं कि अगर वो डेवलप करी जाती समय से बद्ध कार्यक्रम को लेकर, उससे अच्छी इंडस्ट्रियल बेल्ट कोई उत्तर प्रदेश के हिंदुस्तान में नहीं आती। जो उसके बारे में भी पिछले वर्ष यूपीए सीडा के एमडी ने हम लोगों को बुलाया, हमसे सुझाव मांगे। हमने चेंबर में उनको बुलाया और अपने सुझाव दिए, एक पत्र में किया, क्योंकि उनकी जो प्रोक्योरमेंट, उनकी जो पॉलिसी है लैंड अलॉटमेंट की, एक तो लैंड की कॉस्ट बहुत ज्यादा है, और जो जी शर्तें हैं, उन्होंने अभी कुछ देखिए जाके डेवलप कुछ भी नहीं किया। कि आपने अलॉटमेंट का आपने लेटर दिया, पैसा जमा किया, अर्नेस्ट मनी जमा की, उसके बाद आपके ब्याज की दर चालू हो गई। हमारा कहना है कि पहले आप बनाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए, रोड बनाइए, लाइटें लगाइए, और जब आप बना के पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तब हमसे उम्मीद करिए। तो देखिए, इतने साल हो गए, 5 साल से ऊपर भी हो गया, अभी तक एक भी इंडस्ट्री उसमें नहीं लगी। तो ये जो उसकी पॉलिसीज हैं, उसको सरल करने की जरूरत है, तभी इंडस्ट्री आगे आएगी। नहीं तो इतना पेंस लेके इनकी जो पेचीदगियों का सामना करते हुए कोई हिम्मत नहीं जुटाएगा यहाँ इंडस्ट्री लगाने की। तो इससे बेहतर है कि हम ही लोग उसमें थोड़ा संघर्ष करें, हम ही लोग को वो करें जो लगी हुई इंडस्ट्री है। जैसे हमारे सुशील जी ने कहा, इसमें एक लाइन हम जोड़ देना चाहते हैं जी, कि बहुत समय से उद्यमी मांग कर रहे हैं कि इसको फ्री होल्ड कर दिया जाए। उसका कारण ये ना समझे सरकार कि हम फ्री होल्ड हो जाए तो हम फ्री हो गए, लेकिन हम फ्री विभाग से होना चाहते हैं। एक विभाग की जहमत से बचना चाहते हैं। आए दिन उनके जो लेकुनाज है, जो एक एक नोटिसेस आती रहती है, और ये क्या नाम मेंटेनेंस चार्ज और दुनिया के चार्ज और दुनिया के ट्रांसफर और झमेलों के चक्कर में उससे आदमी बचना चाहता है, इसलिए चाहता है। मैं ये सरकार में कई बात इस बात को लिख करके हम लोगों ने दिया, लेकिन आज तक वो जो थोड़ी सी समस्या है उसका भी समाधान नहीं हुआ अभी आज तक। मनोज जी, एक बात और भी है कि ये बात भी सही है कि सरकार की मंशा बहुत अच्छी है,
तो अगर हमको ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को सफल बनाना है या फलीभूत बनाना है, क्या करना चाहिए सरकार को? क्योंकि पिछले 2 जो अनुभव रहे हैं तो अच्छे नहीं रहे हैं। तो अगर मान लीजिए करना है तो क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे निवेशक हमारी ओर आ जाए, उत्तर प्रदेश जो है फलने फूलने लगे? देखिए, एक तो जो सबसे बड़ी बात है कि जो बात आई कि एंकर इंडस्ट्री जी, उसको सबसे पहले स्थापित करने की आवश्यकता है कि अगर एंकर इंडस्ट्री स्थापित होगी तो ऑटोमेटिक तमाम एंसेलरी स्वतः डेवलप हो जाएंगी। ये एक नियम की बात होती है। तो कुछ इस तरीके की इंडस्ट्री को लाना होगा। और जो लोग इस ग्राउंड सेरेमनी में, मैं तो कहता हूं कि अगर ये बार बार वादे झूठे होंगे तो फिर हमको लगता कि कहीं ना कहीं लोगों का भी विश्वास उठेगा। तो सरकार भी कहीं ना कहीं उनसे एक वचन पत्र के रूप में ले, कि किसी भी रूप में ले कि अगर आपने ये वचन दिया है कि हम इतने करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस प्रदेश में करेंगे तो वो निश्चित रूप से होना चाहिए। नहीं तो केवल ये कह करके, घोषणा करके और फिर वो योजना बनाएंगे कि हम 5 साल बाद आएंगे, 3 साल बाद आएंगे, तो वो थोड़ा सा एक अच्छा संदेश नहीं जाएगा। इसलिए मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जो लोग कह रहे हैं उनसे वचन पत्र जरूर ले लें। वचन पत्र, और हमारी ख्याल से एक टाइम बाउंड प्रोग्राम भी हो जाना चाहिए। बिल्कुल, टाइम बाउंड तो होना ही चाहिए। लेकिन उसके पहले सरकार की भी तो जरूरी है कि सरकार भी कहे कि अच्छा इतने दिनों में हम आपको लैंड दे देंगे, इतने दिनों में आपको लाइसेंस दे देंगे, इतने दिनों में सब कुछ कर देंगे और आप इतने दिनों में, माने एक टाइम बाउंड प्रोग्राम हो जाए तो शायद लाभ मिले। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जो विभाग किसी भी उद्यमी के काम में अड़चन पैदा करता है या जो शासनादेश है उसके विपरीत जाता है और बिना तथ्यों को लिखे अगर कोई आदेश लिख देता है तो उसके खिलाफ उतनी ही तगड़ी पेनाल्टी अगर नहीं लगाई जाएगी तो ये मंशा सरकार की पूरी नहीं होने वाली है। ये आवश्यक है कि जितने अड़ंगेबाज हैं और उनके अगर जानबूझ करके शासनादेश के विपरीत कर रहे हैं कार्य तो उनको पेनलाइज जरूर किया जाए। ठीक बात है। महेश जी, जरा हमको ये भी समझा दीजिए कि आप लोगों ने भी परचेसिंग पावर की बात की, ये परचेसिंग पावर कैसे बढ़े, क्या करना चाहिए? क्योंकि अब तो सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं कर रखी है, डिजिटल इंडिया, कैशलेस इंडिया, सब कुछ इंडिया। अब आप कह रहे हैं पैसा नहीं जेब में, अरे पैसा नहीं है तो कार्ड तो है ही है। तो ये परचेसिंग पावर कैसे बढ़े, क्या करना चाहिए? इसके बढ़ाने के लिए कम से कम जो है बैंकों को और इन सबको जो है अपना सरलीकरण नीतियां अपनानी चाहिए। इतनी जटिल स्थितियां हैं, अगर व्यापारी बैंक से जो है 2 लाख का लोन लेता तो इतनी खाना पूरी होती है कि लोन लेने के लिए 8 महीने साल भर लग जाता है। और कोई सरकार का जो है नुमाइंदा अगर उसके साथ है तो वो जो 10-10 हज़ार करोड़ ले जाते हैं। तो स्थितियां ये कि जब तक छोटे छोटे लोन, छोटे छोटे जो है व्यवस्था नहीं की जाएगी और ये फ्री बांटने वाला सिस्टम तत्काल बंद कर देंगे। जो मुफ्त जो है, मुफ्त ये बाजार में पैसा नहीं आ रहा है। ये एक बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। दूसरा, नियम कुछ भी हो, नीयत सरकार की ठीक होनी चाहिए तो निश्चित तौर से काम होगा। और नीयत अगर नहीं ठीक होगी तो इससे जो है कोई रिजल्ट सार्थक नहीं मिलेगा। ठीक बात है। सुशील जी, जो मर्चेंट चैम्बर है वो क्या अपेक्षा करता है ऐसे माहौल में सरकार से, और क्या वो उसमें उतना भागीदारी करने के लिए उत्सुक है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में, या फिर वो अपने को किनारे करके कह रहा है भैया हमारी जो समस्या है उनको पूरा कर दो, बाकी तो हम सब देख लेंगे? देखिए, जहाँ तक मर्चेंट चैम्बर का सवाल है, मैं उनकी बात जी, मर्चेंट चैम्बर मैं आपको बताता हूँ, उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी ये संस्था है। सन 1932 में स्टैब्लिश हुई थी, ब्रिटिश काल में स्टैब्लिश हुई थी। उसके पहले अपर इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स हुआ करता था, जिसमें इंडियन को इतनी ज़्यादा वो नहीं मिलती थी सुविधाएं। तो उसको देखते हुए लाला कमलापत सिंघानिया से भारतीय उद्योगों को बढ़ाने के लिए मर्चेंट चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश की स्थापना करी, जिसका लंदन से अप्रूवल आया था। और तब से लेके मर्चेंट चैम्बर ने इंडस्ट्री उद्योग के लिए संघर्ष ही किया है। उसका उदाहरण है, पहले कभी हमारे आपका उत्तर कानपुर के अंदर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती, उसमें आधे से ज़्यादा जेके ग्रुप की हुआ करती थी। क्या कारण है? इतना भारी निवेश करने के बाद भी वो इंडस्ट्रीज यहाँ से बंद हो गई या ख़त्म हो गई। हम लोग संघर्षरत हैं। सरकार अगर उद्योगों को बढ़ाने के लिए कोई भी कदम आगे बढ़ाती है तो हम 4 कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। चैम्बर का हमेशा से पॉजिटिव रहा है रोल।
निगेटिव हम सरकार अगर हमारे आते हम हमसे क्या चाहते हैं बताएं हमको, और हम अपने हमारे मेंबर ज़्यादा नहीं हैं लेकिन हम इसमें राय दे सकते हैं और राय देते रहते हैं। और अगर इंडस्ट्री के भले की बात आती है, चेंबर हमेशा से तैयार है सरकार के साथ सहयोग करने के लिए, लेकिन वो चीज़ें धरातल पे दिखें तो कम से कम। लेकिन जो ये पॉलिसी है गवर्नमेंट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की या निवेशकों को लाने की, इसके बारे में मर्चेंट चैम्बर क्या सोचती है? मर्चेंट चैम्बर इसमें पॉजिटिव है। हम ये तो उम्मीद करके चल रहे हैं अगर सरकार की मंशा प्रयास कर रही है तो भाई ये कोई काम हवा में तो नहीं, यही सोच के कर रहे हैं इंडस्ट्री लगनी है, सरकार की मंशा यही होगी। उसको गति देने की बात हमारा है कि सरकार को हम ऐसे सुझाव दें कि क्यों उसमें ऑब्स्ट्रक्शंस क्या हैं, क्यों नहीं लग पा रहे हैं, जो इसमें चर्चा के माध्यम से भी हमारी बात सरकार तक पहुंचे। ये जो बाधाएं हैं वो बाधाएं जमीनी स्तर की हैं। आपको अपनी ब्यूरोक्रेसी को ठीक करना पड़ेगा, सरलीकरण करना ही पड़ेगा, तब उद्योग आकर्षित होंगे। नहीं तो ऐसे उद्योग लगाना आज की तारीख में बहुत दिक्कत की बात है, और चैम्बर इसके लिए तैयार है हमेशा से। ठीक बात है मनोज जी, जैसा कि अभी कह रहे हैं हमारे सुशील जी कि ब्यूरोक्रेसी को ठीक करना होगा, सब कुछ करना पड़े, क्या जो ये सरकार कर रही है विकास के लिए और जो सपना दिखा रही है कि अब उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर है, हम अर्थव्यवस्था में भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कहीं इसमें कुछ ज़्यादा दिखावा हो रहा है और वो चीज़ हम नहीं कर पा रहे हैं जिससे कि हमारे यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिले, बेरोजगारी दूर हो? क्या कहीं विजन की कमी है या अभी तक हम वो एक रोड मैप या वो औद्योगिक पॉलिसी नहीं बना पाए हैं जो इस प्रदेश को ज़रूरत है? बिल्कुल निश्चित रूप से हम वो औद्योगिक पॉलिसी बना ही नहीं पाए हैं जी। कहीं ना कहीं वो पॉलिसी ऐसी है जो नए एंटरप्रेन्योर्स को आकर्षित नहीं कर पा रही है। हो सकता है बहुत बड़े उद्योगपति हैं, उनके समस्याओं का भी समाधान शासन स्तर पर है, हो भी जाए, लेकिन अगर हम बात करें नए एंटरप्रेन्योर्स की, जो छोटे उद्यमी हैं, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी जब समस्याओं को देखते हैं तो वो इंडस्ट्री से भागते हैं। उन्हें हैदराबाद, बंगलौर और पुणे और नोएडा और गुड़गांव ये ज्यादा पसंद आता है, कानपुर उनको पसंद नहीं आता है। कारण क्या मानते हैं उसमें, वहाँ क्या होता है? देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो पहला नंबर है, ये मैंने बताया ही बताया। ठीक बात है। इसके बाद कहीं ना कहीं उन भाई बच्चे को घर का वातावरण, अच्छा वातावरण मिल जाए, घर में रहने को मिल जाए, इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब वो देखता है कि हमारे पिताजी इंडस्ट्री में कैसे सफर कर रहे हैं, किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वो कई बार ये इस बात के लिए प्रोत्साहित होता है कि भाई मुझे कोई अच्छी जो है मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल जाए तो मैं उधर चला जाऊं। ये एक नेचर बनता जा रहा है, जबकि हम लोग का लगातार प्रयास होता है कि आखिर हम लोगों ने जो भी सेटअप लगाया है वो इस सेटअप में आए, इसको नई टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड करें, आगे बढ़ाएं। लेकिन कहीं ना कहीं वो जो लाल पीता शाही कह लीजिए कि जो समस्या है उससे वो बचने के लिए, अपना सरदर्द बचाने के लिए कहते हैं मुझे मल्टीनेशनल में नौकरी करके 5 दिन की और फिर 2 दिन सुकून की जिंदगी जीना अच्छा लगता है सप्ताह में। अरे दूसरा महेश जी, आपको ये भी लगता होगा कि अपने जैसे कानपुर की बात करें, यहाँ पर कोई सॉफ्टवेयर की है टेक्नोलॉजी कोई जो है कंपनी है ही नहीं और ना कोई आना चाहती। यही कारण है कि कानपुर के जितने बच्चे हैं भाग भाग करके गुड़गांव, पूना, बंगलौर सब सीधे चले जाते हैं और यहाँ पर परिवार ऐसे यहाँ माता पिता रह जाते हैं और बेटे निकल जाते हैं। क्या ये भी एक बड़ी समस्या है और इस ओर भी कोई सरकार का ध्यान नहीं है? बिल्कुल सही है कि अभी मेरा बच्चा हैदराबाद में था तो उसने जो है उत्तर प्रदेश की एक एसोसिएशन का जो है ऑनलाइन डाला, जिसमें 10,000 के लगभग रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। इसका मतलब, और उसमें मजे की बात यह है कि 7,000 कानपुर के ही हैं। तो ये चीज़ जो है हो रही, एक शहर में एक छोटे से आदमी ने अपना डाला, उसमें इतने लोग जुड़ गए, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्वांटिटी भी है, क्वालिटी भी है। ये दोनों का पलायन हो रहा है। ये निश्चित तौर से हमारे ऊपर तोहमत है, हम नहीं संभाल पा रहे। प्रदेश हमारा है, देश हमारा, शहर हमारा है। आज उसको कहते हैं कि तुम पैदा यहाँ हुए हो, इसके लिए सोचो, तो कहता है, सीधे बच्चा ये कहता है कि
हमको यहाँ इतना बड़ा पैकेज नहीं मिलेगा, इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं मिलेगी। हम सरकार को भी लिख चुके हैं, पर सरकार माने एक तरीके से कानपुर क्या उत्तर प्रदेश से पलायन हो रहा। चलिए हाँ। आखिरी सवाल मिश्रा जी, शर्मा जी, मैं आपसे एक सवाल आपसे पूछता हूं कि इस समय इंडस्ट्रीज को सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? इस समय देखिए, सरकार सबसे पहले जो औद्योगिक नीति है अच्छा। उसका पहले पुनर्अवलोकन करे, और ये बाधाएं जो आ रही हैं, जैसा सभी लोग कह रहे हैं, पहले सरलीकरण करे, और जो दुनिया भर के डिपार्टमेंट्स और इंस्पेक्टर राज एक प्रकार से अभी कहते जरूर हैं, उसको खत्म करे, और जो ये सरकारी पेचीदगियां हैं यही खत्म हो जाएंगी तो इंडस्ट्री से मुक्त हो जाएगी। और जो ये जो पेचीदगी भरे कानून ये हटाएं, हमको राहत दें इनसे, तब हम उन्मुक्त होकर के, भयमुक्त होकर के काम कर सकें। ठीक बात है। मनोज जी, क्या जैसा कि सुशील जी कह रहे हैं कि पेचीदगियां हट जाएं, सरलीकरण हो जाए, सब कुछ हो जाए तो हमारा बड़ा भला हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, या इसके अलावा भी कुछ आप अपेक्षा करते हैं? देखिए, ये सही बात यही है कि अगर पेचीदगियां कम हो जाएं तो मैं उसको एक प्रोत्साहन मानूंगा जी। और इंडस्ट्री चलाने के लिए मैं टू बी वेरी फ्रैंक कहना चाहता हूं, उत्साह एक बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक बात है। अगर आप किसी भी पुराने उद्यमी की हिस्ट्री उठा करके देख लें, चाहे वो आप जेके की हिस्ट्री देख लें और चाहे बिरला की हिस्ट्री देख लें, तो जिनके पास नथिंग, कुछ भी नहीं था, केवल एक चीज थी जो उनके पास थी, एंटरप्रेन्योरशिप, जिसके कारण वो इतना बड़ा साम्राज्य को खड़ा कर सके। यानी अगर हर्डल्स ये सब हट जाएं तो मुझको लगता है कि स्वतः अपने आप इंडस्ट्री अपने आप लगने लग जाए, अपने आप बढ़ने लग जाए। मैं रेगुलेट करने की बात बिल्कुल कहता हूं, रेगुलेट होना चाहिए, लेकिन रेगुलेट करने का यह मतलब नहीं होना चाहिए कि वो बैरियर बन के सामने खड़े हो जाए। ठीक बात। दूसरी बात, एक वर्तमान समय में जो महंगाई है वो भी कहीं ना कहीं लोगों की परचेजिंग को गिरा रही है, उसको भी सरकार को ध्यान रखना होगा कि उसको महंगाई की दर को कैसे कम करें, लोगों की जेब में कैसे पैसे बचने लगे। ठीक बात। अब महेश जी, बस एक पॉइंट आप भी बता दीजिए, क्या करना चाहिए? सर, मैं तो चाहता हूँ सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए, उद्यमी हो या व्यापारी हो, व्यापार खोलना। सिंगल विंडो चलता तो है, कोई नहीं सर, कहीं नहीं कार्यान्वित है, कहीं कार्यान्वित नहीं, उसको व्यवहारिक पक्ष दे दिया है। कहीं कार्यान्वित नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी आपको, और मनोज जी आपको, और महेश जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित रूप से ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हो रही है, प्रदेश को लाभ मिलना चाहिए, लेकिन जो वर्तमान हालात हैं, जो पेचीदगियां हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जो कनेक्टिविटी नहीं है, जो माहौल नहीं है, जो अभी भी भय का वातावरण व्याप्त है, उसके चलते तो ये संभव नहीं है। हाँ, हम कुछ कदम आगे बढ़ जाएंगे, हम ये भी दावा कर सकेंगे कि फला फला जिलों में हमने प्रोजेक्ट्स लगा दिए हैं, लेकिन वो प्रोजेक्ट्स हमारे उत्तर प्रदेश को संबल नहीं प्रदान करेंगे, ये मानकर चलिए, और नई औद्योगिक नीति बनाइए और विचार मंथन देखते रहिए। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News/।